हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आए हैं। 50-52 प्रश्न तो होंगे ही। तो इस प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, पर जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, ज़्यादा चांसेस बनता है एग्जाम में आता है। तो यही क्वेश्चन हमने लिया है जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को पूरा करते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया गया है? भारत के जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको कब स्वीकार किया गया है? 22 मार्च 1957 को भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसे स्वीकार किया गया है। शुष्क बर्फ के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे शुष्क बर्फ के भी नाम से भी जानते हैं। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, शायद सबको ही पता होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो अनंत होती है क्योंकि प्लेन सरफेस पे होती है। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में प्याज का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा है? महाराष्ट्र है जो भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। भारत और पाकिस्तान के बीच की मांग किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच का जो लाइन है वो किसने खींचा था? यहाँ क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था। तो रेड क्लिफ ने जो खींचा था, या फिर जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा उसको किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और इस सीमा का जो सीमांकन किया था किसने किया था उनको भी जान लेते हैं। दोनों देश के बीच को जो सीमा है उसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। और जिसे किसने किया था? ब्रिटेन के वकील साइरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा का निर्धारण किया था। जितना जो विस्तार से दिया हुआ है वो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, ध्यान से पढ़ें। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो किसके जन्म दिवस पर या फिर किनके उपरांत किनके लिए मनाया जाता है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उनके जन्म तिथि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आरंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था। 2014 में किया था नरेंद्र मोदी जी ने। किस संविधान संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, दो शब्द को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन में। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र क्या है? समुद्र की गहराई मापने का यंत्र क्या है? फैदोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? जो ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन होती है ठोस कोण की इकाई। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला जो होता है लिग्नाइट को कहा जाता है, भूरा कोयला, लिग्नाइट को। भारत में पहला निर्मित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? पृथ्वी जो है भारत का पहला निर्मित प्रक्षेपास्त्र है, पृथ्वी। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है? सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है? किलोलॉजी जो होता है सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन कहलाता है। सौंदर्य शास्त्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी पा लेते हैं। सौंदर्य शास्त्र जिसे हम एस्थेटिक्स कहते हैं, संवेदनात्मक या फिर भावनात्मक गुणधर्म और मूल्यों का अध्ययन है सौंदर्य शास्त्र। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के जो समांतर होती है उसे काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। जो विषुवत रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं होती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अच्छा, भूमध्य रेखा के जो समांतर में जो लाइन होती है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्दर्न में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो साउदर्न में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम कह सकते हैं इसे। बाबर का जो वास्तविक नाम है क्या है? बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जहीरुद्दीन है बाबर का वास्तविक नाम। बाबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाबर कौन था, कहाँ से आया था, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वो अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान और अपने पिता के
के तरफ से तैमूर का वंशज था। वह मंगोल मूल का था जो कि वरलास जनजाति के थे। वो अकबर महान के रिश्ते में दादा थे। जो अकबर महान था, जो बाबर का कौन था, पौत्र था अकबर महान। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुई थी? भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुई थी? 1972 से हुई है भारत में पिन कोड की शुरुआत। 1972 से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लीन लिथगो जो था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत का वायसराय था लीन लिथगो। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि हाथ में मसाल लिए हुए खड़ा है न्यूयॉर्क में, वही है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी में। तो वही यही कारण है कि चींटी के काट लेने के बाद बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। फॉर्मिक अम्ल। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा भी जान लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जान लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में थोड़ा सा। सियाचिन ग्लेशियर को पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम हिमालय में स्थित है। समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 17,770 फीट है। सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्रफल लगभग 78 किलोमीटर है। 78 किलोमीटर है सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्रफल। भारत ने इस क्षेत्र पर कब्जे के लिए लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम नाथू के नेतृत्व में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसको अपने कब्जे में लिया गया था। किसके शासन काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? जो किसके शासन काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? चेम्सफोर्ड के शासन काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। बंगाल के शेर के नाम से कौन जाना जाता है? लॉर्ड बेलेजली जो है बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड बेलेजली। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत कब से हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1961 में शुरू हुई थी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत। आप लोग बताएंगे कमेंट में कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। वैसे हम बता दे रहे हैं, जो होता है अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। जो अच्छे प्रदर्शन जो करते हैं, जो खिलाड़ी जो अच्छे प्रदर्शन करते हैं, उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीषा, जो कि मनीला फिलीपींस में स्थित है एशियाई बैंक का मुख्यालय। मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg जो होता है मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। अब mmHg से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं आप लोग mmHg से? तो जो मिलीमीटर जो होता है, मिलीमीटर और hg तो हम डिनोट करते हैं, पारा को डिनोट करते हैं जिसे, तो मिलीमीटर ऑफ पारा मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी हम इसे mmHg से समझ सकते हैं। ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश से हुई है? तो जो ओलंपिक खेल की जो शुरुआत है ग्रीस देश से हुई है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का जो उपयोग होता है रॉकेट में होता है। क्रायोजेनिक इंजन का जो उपयोग होता है रॉकेट में होता है। जो क्रायोजेनिक इंजन है इसका तात्पर्य यह भी है कि बहुत ही निम्न तापीय इंजन होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है, 0 डिग्री से माइनस में बहुत ज्यादा होता है। तो इस क्रायोजेनिक इंजन का तात्पर्य यही है, निम्न तापीय इंजन होता है, रॉकेट इंजन होता है। किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जान सकते हैं हम लोग। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम जो शासक था राजेंद्र तृतीय जो था चोल वंश का महान और अंतिम शासक था। नदियों के अपरदन के सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? असम जो है नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है असम। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1911 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1911 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था। और भी तराइन के युद्ध 2-3 युद्ध लड़े गए थे तराइन में, तो और उस युद्ध के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी के बीच हुआ था। और किन के बीच में हुआ था वो भी जान लेंगे। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। यह जो 1911 जो दिया हुआ है, यह प्रथम युद्ध के बारे में दिया गया है और यह द्वितीय युद्ध है। द्वितीय युद्ध के बारे में दिया गया है जो कि 1991 या फिर 92 में हुआ था। तराइन का दूसरा जो युद्ध है 1192 में तराइन के पास मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी।
द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अब तृतीय युद्ध के बारे में जान लेते हैं। तृतीय युद्ध किनके बीच में, जो तराइन का तृतीय युद्ध है, किनके बीच में तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, जो 1215 से लेकर 1616 के बीच में हुआ था। 1215 में इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में युल्दौस कुबाचा को पराजित कर सिंधु नदी में डुबोकर मार दिया था। यह युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। तृतीय जो तराइन युद्ध था उसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। हाइडेस्पिज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो जो हाइडेस्पिज युद्ध है वो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। अब हाइडेस्पिज युद्ध के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। क्या है हाइडेस्पिज युद्ध? सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर को पंजाब के राजा, उसमें जो पंजाब के राजा थे, लगभग यह 320 या 326 330 ईसा पूर्व के बारे में कहा जा रहा है। जिस समय सिकंदर जो था राजा, जो उस समय पंजाब के राजा पोरस थे, उनसे इनकी सामना हुई थी। इससे हाइडेस्पिज युद्ध के नाम से भी जान सकते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। और संविधान के भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है, ली गई है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो पका हुआ जो आम होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। पका हुआ आम में विटामिन ए पाया जाता है। अगर कच्चा आम के बारे में बात करें तो कच्चा आम के बारे में, तो कच्चा में विटामिन सी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, पर उसे पक जाने के बाद विटामिन ए और सी भी पाया जाता है, पर विटामिन ए बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है पके आम में। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनके स्वरूप में, किनके याद में बनाया जाता है? तो भारत के जो प्रसिद्ध और महान जो वैज्ञानिक थे, डॉक्टर रमन, सीवी रमन जो थे, जो भारत के महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही 28 फरवरी को रमन इफेक्ट्स की घोषणा की थी। इसी के उपरांत जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप। ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस गवर्नर के समय भारत में डाक टिकट जारी किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में जो डाक टिकट लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान जो था अकबर का संरक्षक था। पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को होती है। इसे हम एफेलियन भी कहते हैं, एफेलियन। अगर जो हिंदी में बताया जाए तो हिंदी में इसे अपसौर भी कह सकते हैं, हिंदी में इसे अपसौर भी कह सकते हैं, अपसौर। जो अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को होती है, इसे हम एफेलियन कर सकते हैं, हिंदी में अपसौर कर सकते हैं। और जो अगर जो मिनिमम दूरी के बारे में बात किया जाए, ये तो अधिकतम था, पर अगर जो मिनिमम दूरी के बारे में बात किया जाए तो ये 3 और 4 जनवरी को होता है। इसे हम क्या कहते हैं? पेरहिलियन कहते हैं। अगर जो हिंदी में इसे बात की जाए तो इसे उपसौर कहा जाता है, हिंदी में इसे उपसौर कहा जाता है। आज का 51वां क्वेश्चन है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है? आपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 18 से संबंधित है। आपात उपबंध का संविधान से जो संबंधित है भाग 18 से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी किस वर्ष हुई थी? 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। खाने को पचाने में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो खाना जो हम लोग खाते हैं उसको जब पचाने में जो उपयोग होता है किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। 51 प्रश्न किए गए थे। वीडियो अच्छा लगे और उपयोगी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।